Okay, so like we are starting with the sixth chapter where we are going to learn about towns, traders, and craftsmen in the medieval India. Okay, अब मॉडर्न इस सेंस मॉडर्न टर्म की बात अगर करो कि अभी जिस रूप में हम लोग इस टर्म को लेते हैं अर्बन सेंटर को या टाउन को, तो यहाँ पर हम लोग जो है पॉपुलेशन के साइज़, पॉपुलेशन की डेंसिटी, इन चीज़ों को जो है कंसिडरेशन में रखते हैं। बट जो मेडिएवल टाउन्स होते थे वो मार्केट सेंटर्स हुआ करते थे जहाँ पर एक साइजेबल पॉपुलेशन रहती थी और वो जो है अपना जीवन यापन जो है वो सिर्फ खेती से नहीं बल्कि जो बाकी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनसे भी करती थी। तो मीन्स लाइक urban centers were places where you had non-agricultural activities as means of livelihood. Okay, तो हम लोग जो इस चैप्टर में सीख पढ़ने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कि मेडिएवल पीरियड में अर्बन सेंटर्स के ग्रोथ को जो है बढ़ाया, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स के बारे में, फिर किस तरह से ट्रेड और ट्रेडिंग सेंटर्स जो थे उनका इंपॉर्टेंस जो है वो सामने आता है, और फिर इंडिया में क्राफ्ट्स और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो वी विल बी लुकिंग एट ऑल दिस फैक्टर्स इन द कोर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट अस बिगिन विद इट। अब साउथ इंडिया की अगर बात करो तो लाइक वी गेट रेफरेंसेज ऑफ पत्तिनम एंड वालापुरम। तो पत्तिनम मतलब एम्पोरिया हो गया और वालापुरम कोस्टल टाउन्स हो गए। तो इन बिटवीन द टू वर नगरम्स विच कुड लूजली बी इक्वेटेड विद द कस्बाज ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन। और लाइक एम्पोरिया और कोस्टल टाउन्स, इन दोनों के बीच में जो है आपका आ गया फिर नगरम, जो कि मोटा मोटी जो है अभी के कह सकते हो कि नॉर्थ इंडिया के कस्बा या फिर नॉर्थ इंडिया डेक्कन प्लेट्यू के डेक्कन के एरिया के जो है कस्बाज के बराबर में जो है उसको लूजली जो हम लोग समझ सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट लाइक व्हेन लाइक वी आर मूविंग फर्दर, मेडिएवल पर्शियन सोर्सेज जो है वो जो है शहर यानी कि सिटी का रेफरेंस देते हैं और कस्बा का रेफरेंस देते हैं। तो शहर जो हो गया वो आपका लार्ज टाउन हो गया इन पर्शियन रेफरेंसेस में, और दूसरी तरफ कस्बा जो है ये स्मॉल टाउन हो गया। और कस्बा जो था वो मेनली गांव का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया, मतलब गांव का ही साइज बड़ा हो गया, थोड़ा मार्केट वार्केट टाइप का डेवलप हो गया वहाँ पर, तो वो जो है कस्बा हो गया आपका। तो इस तरह से अगर देखो तो आप जो कह सकते हो कि नगरम का जो कॉन्सेप्ट था साउथ इंडिया में, दैट वाज वेरी मच लाइक लाइक ए स्मॉल टाउन। तो इस तरह से लाइक डिफरेंट रेफरेंसेज हमें मिलते हैं। अब जो हम अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ की बात करते हैं तो लेट अस लुक एट दिस, लाइक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल फॉर द पीरियड इज़ नॉट मच। ओके, इस पीरियड के लिए जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज हैं वो ज़्यादा नहीं है, बट द लिटरेरी एविडेंस इंक्लूडिंग ट्रैवलर्स अकाउंट्स ऑफ द 13th सेंचुरी टेस्टिफाई टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स। लेकिन जो ट्रैवल राइटर्स वगैरह जो हैं उनके लिखे हुए जो अकाउंट्स वगैरह हैं 13th सेंचुरी के, वो जो है अर्बन सेंटर्स के ग्रोथ का जो है सबूत देते हैं। सम ऑफ द मेजर टाउन्स मेंशन्ड इन द कंटेम्प्रेरी सोर्सेज आर दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, अनहिलवाड़ा, कैम्बे, कारा, लखनौती, दौलताबाद, देवगिरी, आगरा, मछलीपट्टनम, सूरत, हुगली एंड पटना। तो ये जो है कुछ मेजर टाउन थे उस समय के सोर्सेज जो अवेलेबल हैं, लिटरेरी सोर्स है उसमें मेंशन्ड हैं ये टाउन्स। कंटेम्प्रेरी सोर्सेज जो है इनमें से कुछ जो है सिटीज़ को तो काफ़ी बड़ा बताते हैं। ओके, they indicate that some of these cities were quite big. For example, like Ibn Battuta, who visited Delhi in 1330, describes it as a city of enormous extent and population and the largest city in the Islamic East. इब्न बतूता जो है अपने रिकॉर्ड में जो है मेंशन करता है दिल्ली जो है काफ़ी जो है विस्तृत शहर है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, और ये ईस्ट में जो इस्लामिक ईस्ट जो है उसमें ये सबसे बड़ा शहर है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये अर्बन सेंटर्स के टाइप्स क्या क्या होते थे। तो ब्रॉडली जो है द मेडिएवल टाउन कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। मेडिएवल पीरियड के जो टाउन थे इनको हम जो है 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट टाउन, पिलग्रिमेज टाउन्स, पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स। ओके, इस तरह से 3 जो है मेन टाउन हो गए आपके, एडमिनिस्ट्रेटिव या कोर्ट टाउन जहाँ पर कि आपका जो है ऑफिशियल काम वगैरह सब होगा, फिर पिलग्रिमेज टाउन जहाँ पर कि लोग तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए जाएंगे, फिर पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव या कोर्ट टाउन्स क्या थे? तो सल्तनत पीरियड जो है, द सल्तनत पीरियड सॉ अ स्पर्ट ऑफ न्यू टाउन्स विद दिल्ली बीइंग द सीट ऑफ पावर। जो सल्तनत का जो पीरियड होता है इसमें नए टाउन्स की संख्या जो है तेज़ी में बढ़ती है,
और इस दिल्ली जो है वो पावर का जो है बिल्कुल सेंटर बन जाता है. ओके, द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास प्रेफर्ड टू स्टे एट देयर इक्ता हेडक्वार्टर्स अलॉन्ग विद देयर कैवलरी. These Ikta headquarters emerged as camp cities. Some of the examples of such cities include Hansi, Kara and Anhilwara. तो बेसिकली जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एरिया वाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होते थे, तो इक्ता जिनको कहते थे, तो जो रूलिंग क्लास के जो मेंबर्स हुआ करते थे वो जो है अपने इक्ता हेडक्वार्टर में ठहरना ही पसंद करते थे अपनी कैवलरी के साथ, मतलब अपनी सेना के साथ. और ये इक्ता हेडक्वार्टर्स जो थे यही जो है कैंप सिटीज़ के तौर पर जो है इनका उदय होता है. और कुछ एग्जांपल जो इन सिटीज़ के हैं जैसे कि हांसी, कारा, अनिलवाड़ा वगैरह. और ये कैंप और या कोर्ट टाउन जो थे ये जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बन जाते थे उस एरिया के. नाउ दे सर्वाइव्ड ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर सोर्सेज. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जो थे वो बेसिकली खेती और बाकी सोर्सेज से जो रेवेन्यू जमा होती थी उसके आधार पर जो है ये सर्वाइव करते थे. अब जब हम टाउन की बात करेंगे तो फिर टाउन बनता कैसे था. तो वेल, फिरोज शाह तुगलक वाज द फर्स्ट अमंग द दिल्ली सल्तनट्स हु अंडरटुक मैसिव टाउन बिल्डिंग प्रोजेक्ट. तो फिरोज शाह तुगलक के साथ जो है कह सकते हो कि प्रॉपर जो है टाउन बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू होता है सल्तनत पीरियड में. एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ एज मैनी एज 17 सिटीज़ एंड फोर्ट्स. उसने जो है कम से कम 17 जो है शहर और किले का जो है फाउंडेशन रखा, नींव रखा. दिल्ली ऑल थ्रू इट्स हिस्ट्री विटनेस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी कैपिटल्स विद इन इट्स टेरिटोरियल लिमिट्स. पूरे इतिहास के दरमियान दिल्ली जो है इसने अपने क्षेत्रीय लिमिट के अंदर, टेरिटोरियल लिमिट के अंदर बहुत सारी राजधानियों का निर्माण देखा है. इनफैक्ट दिल्ली हैज लाइक 7-8 वर्जन्स सो फार. Now, while choosing an administrative or court site, two considerations were made: defense and water supply. अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पर जब भी किसी सिटी का निर्माण होता था तो एडमिनिस्ट्रेटिव या कोर्ट साइट के तौर पर जब आप किसी जगह को चुन रहे हैं तो आप दो कंसिडरेशन मेनली रखते थे. पहले कि डिफेंस कैसा रहेगा उस क्षेत्र का, उसके बाद वाटर सप्लाई का क्या सीन रहेगा. Now, Shahjahan shifted the capital of the Mughal Empire from Fatehpur Sikri and Agra to Delhi primarily because of the hot weather and the scarcity of water in these places, according to Muhammad Salih Kambo in his Amal-e-Salih. Okay? शाहजहाँ जो है उसने मुग़ल एम्पायर की राजधानी जो है वो फतेहपुर सिकरी और आगरा से जो है हटा के दिल्ली जो है शिफ्ट किया, मेनली क्योंकि उधर जो है वेदर काफ़ी गर्म था और पानी की कमी थी उन जगहों पर. मोहम्मद सालिह कम्बो जो है वो अपने अमल-ए-सालिह में जो है लिखता है ये. फिर दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज ऑफ लाइक पिलग्रिमेज एंड टेम्पल टाउन्स. तो इनके बारे में देखते हैं कि बेसिकली लाइक मेडिवल पीरियड में जो है टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में जो है काफ़ी बढ़ोतरी होती है, ठीक है, स्पेशली इन साउथ इंडिया में. एंड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दिस टेम्पल्स वाज द ग्रोथ ऑफ टाउन्स अराउंड दैम. इन टेम्पल्स का जो है एक सिग्निफिकेंट फीचर जो था वो था इनके आसपास जो है टाउन का ग्रोथ, शहरों का विकास. A large number of pilgrims visited these temples during the festivals which used to take place quite often. बहुत सारे तीर्थयात्री जो थे, पिलग्रिम्स जो थे वो जो है इन टेम्पल्स में आया करते थे फेस्टिवल्स के दरमियान, और ये फेस्टिवल्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही अक्सर हुआ करते थे. ओके, क्वाइट ऑफ्टन. This necessitated the employment of a large number of priests, innkeepers, food sellers, etc. Right? अब चूँकि पिलग्रिम्स जो है काफ़ी संख्या में आते रहेंगे शहर में, तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे पुजारियों की ज़रूरत पड़ेगी, इन कीपर की ज़रूरत पड़ जाएगी. इन जो है वो मोटा मोटी मोटल वगैरह के टाइप का हो गया, ठीक है. इन कीपर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर फूड सेलर, खाना बेचने वालों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, होटल ढाबे वाले सबकी. और इस तरीके से जो है मान लो कि बहुत सारा जो है फुल फ्लेश जो है टेम्पल टाउन का जो है उदय होता था, जैसे कि मदुरई हो गया तमिलनाडु में, या फिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में. ओके, इसके अलावा जो है दरगाह, श्राइन्स जो हैं, बहुत सारे जो पॉपुलर सूफी सेंट्स वगैरह थे जैसे कि सलीम चिश्ती, अजमेर. तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो है पिलग्रिम्स आते थे और ये भी जो है पिलग्रिम्स टाउन्स में काउंट होते हैं, ऐड होते हैं. एंड देन यू हैव गॉट पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स. जो अर्बन क्राफ्ट प्रोडक्शन है उसको जो है दिल्ली सल्तनत के स्थापना के साथ इसको जो है कह सकते हो कि डबल जो है इसको एम्पेटस मिला था, 2-fold एम्पेटस मिला था, मतलब कि इसको पुश मिला था. पहला तो बात यह है कि जो सल्तनत की जो रूलिंग क्लास थी दे रिमेन टाउन सेंटर्ड
spent resources in towns which helped the urban craft sector to grow. सल्तनत की जो रूलिंग क्लास थी वो शहरों में ही रहते थे, वो अपने जो भी खर्चा पानी करना होता था वो शहर में करते थे, तो इसकी वजह से अर्बन क्राफ्ट सेक्टर के ग्रोथ को मदद मिली. ओके, द नोबिलिटी ऑल्सो क्रिएटेड ए मास मार्केट फॉर हैंडीक्राफ्ट्स. नोबिलिटी जो है उसने जो हैंडीक्राफ्ट बने, हथकरघा उद्योग के बने जो सामान होते हैं उनके लिए भी बड़ा एक मार्केट जो है वो क्रिएट किया. सेकेंड फैक्टर ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस दैट रीच्ड इंडिया विद द टर्क्स. ओके, तुर्क के साथ जो है बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस भी इंडिया पहुंचे, तो इन्होंने भी जो है कह सकते हो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन को जो है पुश दिया. इन द लग्जरी सेक्टर सिल्क वीविंग एक्सपैंडेड एंड कारपेट वीविंग केम फ्रॉम पर्सिया. लग्जरी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की बात करो अगर, तो सिल्क वीविंग जो है उसका विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंड हुआ वो, और साथ साथ कारपेट वीविंग जो है कालीन बुनने का जो है की जो कला है वो भी पर्सिया से आई. द अदर नोटेबल अर्बन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वॉज पेपर मेकिंग. ओके, पेपर बनाना जो है वो भी एक जो है इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रहा उस टाइम में. परहैप्स अ मेजर सेक्टर ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट वॉज द बिल्डिंग इंडस्ट्री. ओके, बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है वो एक मेजर जो है एम्प्लॉयमेंट का एक एरिया था. द टर्क्स एंड द मुगल्स इंट्रोड्यूस्ड एंड पॉपुलराइज्ड अ नंबर ऑफ न्यू क्राफ्ट्स एंड टेक्निक्स लाइक मेकिंग ऑफ आयरन स्टरअप एंड आर्मर फॉर द कैवलरी. टर्क्स और मुगल जो थे उन्होंने जो है और भी कुछ नए क्राफ्ट और टेक्निक वगैरह इंट्रोड्यूस किए और उनको पॉपुलर बनाया, जैसे कि आयरन स्टरअप बनाना, आर्मर बनाना कैवलरी के लिए. ओके, स्टरअप मतलब क्या हो गया, वो घोड़े पर रखने वाला जो होता है पूरा सेटअप वगैरह सब, वो सब शायद होगा. तो इसकी वजह से जो है जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, धातुओं के सामान बनाने की जो इंडस्ट्री है और मेटल कार क्राफ्ट की जो इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ हुआ. एक और जो मेजर इंट्रोडक्शन था दैट वाज द राहत, popularly like known as the Persian wheel, to lift water from underground for irrigation. ओके, राहत जिसमें कि बहुत सारे जो है छोटे छोटे जो है वो मेरे ख्याल से वो बकेट टाइप के लगे रहते थे, तो उसको घुमाना पड़ता था और इसी को पर्सियन व्हील भी कहते हैं. तो ये भी एक मेजर इंट्रोडक्शन था. ये जो है कुएं वगैरह से पानी निकालने में यूज होता था इरिगेशन के पर्पज़ से, तो इससे खेती को बूस्ट मिला. अब ये जो अदर टाइप्स ऑफ टाउन्स हैं, ट्रेडिंग टाउन्स जो है, आई मीन जो पिलग्रिम, आई मीन कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स और पिलग्रिमेज टाउन्स से डिफरेंट ट्रेडिंग टाउन्स जो हैं ये बेसिकली जो है इन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के इर्द गिर्द डेवलप होते थे. मैनी सच टाउन्स ऑल्सो ग्रू एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फाउंड इन दैट रीजन. बहुत सारे टाउन्स इस तरह के वो इसलिए भी डेवलप हुए क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट जो है उस एरिया में पाया जाता था, बोथ एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर, चाहे खेती की उससे उपजा हुआ हो या फिर मैन्युफैक्चर किया हुआ हो, और बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स एंड मेजर ट्रेड रूट्स, या फिर उस लोकेशन का जो है पोर्ट या ट्रेड रूट के साथ क्लोजनेस की वजह से भी ये सेंटर जो है वो डेवलप होते थे, ये टाउन सेंटर जो है वो डेवलप होते थे. अब जैसे कि मछलीपट्टनम की बात कर लो आप या सूरत की बात कर लो, तो ये जो है ट्रेडिंग टाउन थे मेडिएवल पीरियड के. इस तरीके से हम देखते हैं कि लाइक कुल मिला के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जो है वो तो थे ही, साथ साथ जो है पिलग्रिमेज बेस्ड टाउन्स थे, और इसके अलावा जो ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बेस्ड जो टाउन्स थे, राइट. तो इनको अगर आप देखिएगा तो इसमें हम क्या पाते हैं कि इन टाउन्स के साथ जो है सबसे बड़ी बात ये होती थी कि ये जो है जो मेजर मान लो कि ट्रेडिंग पोर्ट है या ट्रेडिंग रूट है उसके इर्द गिर्द ये डेवलप हो जाते थे, या फिर कुछ टाउन जो होते थे वो ऐसी जगह पर डेवलप होते थे जहाँ पर किसी खास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो है काफ़ी बहुतायत में जो है कह सकते हो कि उपज होती थी, या फिर किसी खास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता था. तो ये सारी चीज़ें थी इन टाउन्स के बारे में. नाउ ये क्राफ्ट टाउन के बारे में बात करें अगर हम यहाँ पर, तो दिया हुआ है कि क्राफ्ट पर्सन जो डिफरेंट क्राफ्ट में स्पेशलाइज करते थे उन्होंने अलग अलग प्लेसेस पे कंसंट्रेट करना शुरू किया, जमा होना शुरू कर दिया, और फिर ये प्लेस जो थे वो फर्दर जो है क्राफ्ट टाउन में डेवलप हो गए. जैसे बीदर जो था वो इनले वर्क के यूज में जो है काफ़ी फेमस हो गया, जहाँ पर कि सिल्वर और कॉपर का यूज करके इनले वर्क किया जाता था, अंदर से लेयर लगाया जाता था जिसे बिदरी कहते थे. फिर गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और मैसन वगैरह थे जो कि पंचाला या विश्वकर्मा कम्युनिटी से थे, और इन्होंने जो है पैलेसेस, टेम्पल्स, टैंक्स, इन सब के निर्माण में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. फिर जैसे कि सलियार या फिर कैकोलर कम्युनिटी जो थी, इन्होंने जो है क्राफ्ट वीविंग में काफ़ी जो है नाम कमाया, और उन्होंने जो है मंदिर वगैरह में काफ़ी ज़बरदस्त डोनेशन दिया.
फिर एक और केस स्टडी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं हम्पी का, विच इज़ लाइक ए सिटी ऑफ आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर। हम्पी जो है वो कर्नाटका में लोकेटेड है, तुंगभद्रा नदी के किनारे में। और इस सिटी का फाउंडर जो था वो हरिहर थे, जिन्होंने कि विजयनगर किंगडम की स्थापना की थी 1336 में। और ये जो है विजयनगर एम्पायर का कैपिटल रहा 1556 तक। ये जो है कैपिटल के तौर पर चुना गया इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, क्योंकि ये सिर्फ रिवर तुंगभद्रा से ही घिरा हुआ नहीं था, बल्कि इसके पास एक और एडवांटेज था कि 3 तरफ से जो है पहाड़ की चोटियों से घिरा हुआ था। इस एडवांटेज के साथ जो है सिटी जो है वो कॉटन और स्पाइस ट्रेड का भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। अब हम्पी 15वीं और 16वीं सदी में जो है यहाँ पर मुस्लिम मर्चेंट्स वगैरह जो थे उनसे चैटीज और यूरोपियन ट्रेडर्स जैसे कि पुर्तगीज, इन सब से बिल्कुल भर गया था। हम्पी जो है वो अंग्रेजी वाला नाम है, कन्नड़ हम्पे से, जो कि पंपा वर्ड से, जो कि एंशिएंट नाम है तुंगभद्रा नदी का, उससे डिराइव किया हुआ है। ओके, तो पंपा, उससे निकला हम्पे, उससे निकला हम्पी। अब धीरे धीरे समय के साथ जो है इसको जो है विजयनगर या विरूपाक्षपुरा के नाम से भी जो है बुलाया गया है। विरूपाक्ष जो थे वो पैट्रन डेटी थे विजयनगर रूलर्स के। हम्पी जो है वो विजयनगर के कह सकते हो कि रूइंस के अंदर ही लोकेटेड है, और ये जो है विजयनगर एम्पायर का फॉर्मर कैपिटल है। और जो कि विलेज जो है वो विजयनगर के ओरिजिनल सेंटर में है, तो इसीलिए लोग अक्सर जो है इसको सिटी के रूइन के साथ कंफ्यूज भी कर लेते हैं। हम्पी को अभी के टाइम में जो है सिटी ऑफ रूइंस भी कहा जाता है। पॉसिबली कह सकते हो कि सिटी ऑफ विजयनगर से भी पहले स्थापित ये गांव जो है इट कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर, क्योंकि इसमें जो है विरूपाक्ष टेम्पल भी है। The village of Hampi contains several other monuments belonging to the old city. It extends into some of the old ceremonial streets of Vijayanagar. So well, let us take a pause here. We'll start with second case study related to Machilipatnam and Surat, and then we will move forward with the growth of trading class, okay, and then global connection. Well then, have fun. Bye bye.